हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं ओलंपिक वर्तुळांचा-गोफ। तो चलिए फिर देखते हैं, लेकिन इसके पहले क्या हुआ था। देखिए लेखक ने यहाँ क्या किया था, ओलंपिक विलेज के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया दिया था, अच्छे से उसके बारे में वर्णन किया था। फिर बोला था कि ये जो ओलंपिक विलेज है, इसको स्टैब्लिश करने की जो आइडिया थी वो कॉमन इरा 1956 में आई थी, और जो पहला ओलंपिक विलेज था वो मेलबर्न में था, ऐसा बोला। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं देखिए जरा, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर ओलंपिक सामने दर 4 वर्षांनी होतात। ओलंपिक के जो मैचेस है वो हर 4 साल में होते हैं। फिर लेखक बोल रहे हैं कि हे सामने 5 दिवस चालत, मतलब क्या ये जो मैचेस है वो 5 दिन चलते हैं। देखिए लेखक ने अभी इसके पहले क्या किया, ओलंपिक विलेज के बारे में थोड़ा वर्णन किया। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं लेखक कि ओलंपिक के बारे में थोड़ा बता रहे हैं। ओलंपिक के जो मैचेस थे देखिए वो हर 4 साल में होते थे, ऐसा बोल रहे हैं, और 5 दिन चलते हैं। और फिर बोल रहे हैं कि इ.स. पूर्व 1776 मध्ये हे सामने झाल्याची पहिली नोंद ग्रीस देशाच्या इतिहासात सापडते। देखिए ये जो चीज है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये जो ओलंपिक गेम्स है, कंपटीशन है ओलंपिक का, ये पेलोपोनेस नाम की एक जगह है साउथर्न ग्रीस में, वहां हुआ था। तो फिर से लेखक वही बोलना चाह रहे हैं, इ.स. पूर्व 1776 में, मतलब क्या, इसका पूर्व मतलब बिफोर, और इ.स. मतलब आपको मैं बोला था कॉमन इरा, स मतलब कॉमन और ई मतलब एरा। तो ये जो चीज है ये बिफोर कॉमन इरा की बात है। देखिए अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मैं थोड़ा शॉर्ट में क्लियर करता हूँ सो दैट कि आपको अच्छे से समझे कि ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ था। देखिए इ.स. पूर्व 1776 मतलब क्या, बिफोर कॉमन एरा, जिसको देखिए बिफोर क्राइस्ट भी कहा जाता है। मतलब क्या, जो जीसस क्राइस्ट थे, मतलब जो क्रिश्चियन के गॉड थे, उनका जन्म होने से पहले की बात है ये। और उसके बाद हम कहाँ रह रहे हैं, कॉमन एरा में, मतलब जीसस के जन्म होने के बाद के एरा में। तो फिर आप बोलोगे कि ये एडी और बीसी क्या है। देखिए एक्चुअल में क्या है, ये बीसी और एडी ना क्रिश्चियन टर्म है। मतलब स्टार्टिंग में क्या हुआ था, क्रिश्चियन लोग जो थे उन्होंने अपने हिसाब से ये टर्म बनाया था। मतलब बीसी मतलब क्या, बिफोर क्राइस्ट, कि हमारे जो भगवान है उनके जन्म से पहले की बात है। और फिर एडी जो एनो डोमिनी है, मतलब उसका मतलब क्या, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब ये जो जीसस क्राइस्ट है उनके साल में, मतलब जीसस के एरा में रह रहे हैं हम। तो ऐसे क्रिश्चियन लोग ने अपना अपना टर्म, एक बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट कर दिया था, और एडी मतलब एनो डोमिनी, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया, इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। देखिए फिर बाद में जो लोग जो नॉन क्रिश्चियन थे उन्होंने क्या बोला कि हम तो जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते, हम जीसस वगैरह किसको नहीं मानते, आप ये जो टर्म है वो सबके लिए बनाइए, जो हर रिलीजन का, हर धर्म का व्यक्ति यूज कर सकता है, इसलिए इसको हम सेक्युलर टर्म ऐसा बोलते हैं। तो फिर बीसी को बिफोर कॉमन इरा ऐसा कर दिया, और एडी को सीई कॉमन इरा। तो फिर हमें सिर्फ बीसीई और सीई मतलब क्या, बिफोर द कॉमन इरा और कॉमन इरा, इतना याद रखना है। देखिए अभी आपको अगर ईयर वाइज थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो नॉर्मली देखिए इतना याद रखिए, एक नंबर लाइन जैसा हम समझेंगे। देखिए जो 0 है ना, इसको बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट ऐसा माना गया है, कि यहाँ जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। एक्चुअल में आगे पीछे हो सकते हैं देखिए, लेकिन हमें सिर्फ समझाने के लिए अच्छे से बीसी और एडी का कंसेप्ट, या बीसी या सीई का कंसेप्ट अच्छे से समझाने के लिए हमें लोगों ने क्या किया कि जब जीसस क्राइस्ट जन्म हुए थे ना, वो ईयर को बहुत इम्पोर्टेंट मान लिया कि हाँ यहाँ से हमारे जो गॉड है उनका जन्म हुआ था, तो इसके बाद जो एरा है वो अलग, और इसके पहले की जो एरा है वो अलग। तो इस हिसाब से हमें ये टर्म दिए गए हैं सो दैट कि हम अच्छे से समझ सके। देखिए 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6, मतलब ऐसे 100 इयर्स के बाद फिर 500 इयर्स, फिर 1000, फिर 1500, तो ऐसे 2000 आया, जो अभी हम वहां रह रहे हैं, मतलब 21st सेंचुरी में। ऐसी बहुत सारे सेंचुरीज आए, ये सब जो एरा है ये कॉमन एरा ऐसा माना गया है। और 0 के पहले मतलब यहाँ फिर से 0 to 500 इयर्स, फिर 1000, फिर 1500, ऐसे कितना तो साल कंटिन्यू होता है। तो एक्चुअल में हमें पता नहीं है देखिए कितना साल था, कितना साल कंटिन्यू हुआ था, और वो हमें एक्चुअली समझना भी नहीं है। आपको क्या समझना है कि यहाँ कोई ईयर में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उसके पहले जो ईयर्स थे उसको हम बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं, और उसके बाद वाले को कॉमन एरा। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए इ.स. पूर्व 1776 में, इ.स. पूर्व 1776 मतलब क्या, कहाँ, 500, ये बिफोर कॉमन एरा 500 के यहाँ। तो यहाँ कहीं 1776 में क्या हुआ था देखिए, इ.स. पूर्व 776 मध्ये हे सामने झाल्याची पहिली नोंद
ग्रीस देशाच्या इतिहासात सापडते। नोंद मतलब क्या, नोट या एंट्री। तो एक्चुअल में लेखक बोलना चाहते हैं कि ये जो ओलंपिक मैचेस है, ये इसकी जो पहली एंट्री थी, मतलब पहला जो नोट था कि ये हुआ था कहीं, तो वो ग्रीस कंट्री के हिस्ट्री में पाया गया है। मतलब ओलंपिक मैचेस हुए थे, ऐसा एक पहला नोट BCE 7076 में ग्रीस देश के हिस्ट्री में पाया गया है। त्यावेळी स्पर्धेत यशस्वी होणाऱ्या खेळाडूंच्या ऑलिव्ह वृक्षाच्या फांदीची माळ घालून गौरव करण्यात येत असे। त्यावेळी मतलब उस टाइम पर स्पर्धेत, कॉम्पिटिशन में या प्रतियोगिता में यशस्वी होणाऱ्या खेळाडूंच्या, मतलब जो प्लेयर्स उस टाइम पर वो जो ओलंपिक कॉम्पिटिशन होते थे उसमें जो सफल होता था, वो जो प्लेयर्स थे उनको ऑलिव वृक्षाच्या फांदीची माळ घालून, मतलब क्या, ऑलिव नाम का देखिए पेड़ है, तो उसकी जो पेड़ की फांदी मतलब क्या, ब्रांच या डाली, उसकी जो डाली रहती है उससे माळ घालून। अब माळ मतलब क्या, जो नॉर्मली माला जो रहता है ना, देखिए ऐसा कुछ ऑलिव पेड़ के डाली से वो लोग बनाते थे, एक माला की तरह बना देते थे, जिसको वो लोग क्या करते थे, जो प्लेयर्स बेस्ट खेला है या जो प्लेयर विनर है उसके गले में ये पहनाते थे। क्यों पहनाते थे? सम्मानित करने के लिए। उस टाइम पर ऐसा करते थे ग्रीस के लोग। अभी तो देखिए, अभी तो बहुत सारे फूलों के माला वगैरह बनाए जाते हैं। तो फिर लेखक यही बोलना चाहते हैं कि ऑलिव ट्री के डाली से वैसी माला बनाई जाती है, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, वो उनके गले में डालकर गौरव करने आती है। जैसे गौरव करने मतलब क्या, देखिए बोल्ड है तो मतलब ये फिर से एक वाक्य प्रचार मुहावरा है। एक्चुअल में देखिए गौरव करने आपको मराठी मीनिंग लिखना है, लेकिन मैंने यहाँ हिंदी समझने के लिए हिंदी मीनिंग लिखा है। तो गौरव करने मतलब क्या होता है, सम्मान करना या टू हॉनर। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो माला थी वो उनको सम्मानित करने के लिए पहनाई जाती थी। ग्रीस देशातील अनेक शहरे परस्परांतील भेदभाव विसरून या यशस्वी स्पर्धकांचे प्रचंड स्वागत करत। परस्परांतील मतलब क्या होता है, आपसी या म्यूचुअल। देखिए लेखक बोल रहे हैं ग्रीस देश में अनेक शहरे, बहुत सारे जो सिटीज थे, वो आपस में या आपसी जो भेदभाव था, भेदभाव मतलब क्या, जो डिस्क्रिमिनेशन। देखिए वो टाइम पर ना ग्रीस देश बहुत फाइट करते थे, मतलब एक दूसरे से बहुत झगड़ा करते थे। क्यों मतलब क्या है, उनका क्या कैसा रहता था कि अब भी जैसे हमारे यहाँ भी होता है कि रिलीजन के बेस पर कि तू हिंदू है मैं मुस्लिम हूँ, उसके बाद फिर वहां भी उनके जो कास्ट थे वो बहुत अलग अलग थे, तो फिर वही था कि तू क्रिश्चियन को मानता है, तू इसको नहीं मानता है, ऐसा उनका जो भेदभाव था वो भी था। और एक था कि कलर में भी वो लोग भेदभाव करते थे कि तू काला है, तू गोरा है, वैसे और बहुत से उनके भेदभाव रहते थे आपस में। तो वो सब भेदभाव को विसरून मतलब क्या, भूल कर या यशस्वी मतलब क्या, सफल, और स्पर्धकांचे मतलब वही कॉम्पिटिटर। तो ये जो सफल जो कॉम्पिटिटर्स थे, ये जो सक्सेसफुल प्रतियोगी थे, उनका वो ये सब अपना आपसी भेदभाव भूलकर बहुत बेहतर तरीके से स्वागत करते थे। तो लेखक यही बोलना चाहते हैं कि ग्रीस देश में जो अलग अलग शहर थे वो आपसी अपना जो भेदभाव था उसको भूलकर जो सक्सेसफुल, जो मतलब जो चैंपियंस लोग थे, जो चॅम्पियन्स कॉम्पिटिटर थे, उनका बहुत बेहतर तरीके से स्वागत करते थे। या सामन्यांतील खेळाडूंना राष्ट्रीय सण समारंभाच्या वेळी मानाचे स्थान मिळत असे। ये जो मैचेस में, ओलंपिक मैचेस में खेळाडूंना मतलब प्लेयर्स लोग को राष्ट्रीय सण समारंभाच्या वेळी मतलब क्या, राष्ट्रीय मतलब नेशनल उत्सव समारोह, मतलब नेशनल फेस्टिवल सेरेमनी रहती थी। कोई भी देखिए नेशनल त्योहार रहता है, जैसे कि हमारा 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो वो टाइम पर उनका जो नेशनल फेस्टिवल था, वो नेशनल फेस्टिवल की सेरेमनी में मतलब जो एक कार्यक्रम रखते थे, तो वो कार्यक्रम के टाइम पर जो प्लेयर्स थे ये ओलंपिक मैचेस के, उनको मानाचे स्थान मिळत असे। मतलब क्या, एक सम्मान का स्थान मिलता था। फिर लेखक ने आगे क्या बोला, देखिए, पुढे ग्रीक सत्तेचा ऱ्हास झाला आणि त्याबरोबर इ.स. पूर्वी 394 मध्ये हे सामने बंद पडले। अभी ऱ्हास झाला मतलब क्या, नाश होना या रुइंड, ये भी एक देखिए वाक्य प्रचार है। तो लेखक क्या बोलना चाह रहे हैं कि ओलंपिक गेम्स थे वो आगे जाके बंद हो गए। क्यों? ग्रीक सत्ता मतलब जो ग्रीक का एम्पायर था वो पूरी तरह से नाश हो गया या पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। क्यों? देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला था, बहुत से कंट्री आपस में लड़ते थे, तो शायद वो टाइम पर रोमन, वो लोग को ओलंपिक गेम शायद पसंद नहीं आते थे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, और उनको ग्रीक एम्पायर भी चाहिए था। तो फिर इसकी वजह से जो ग्रीक एम्पायर था, ग्रीक जो पावर में था ऐसा बोल सकते हैं, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। और फिर बोला है इसके साथ ही इ.स. पूर्वी 394 मतलब क्या, बिफोर कॉमन ईरा 394 में, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, मतलब देखिए यहाँ कहीं ग्रीस का जो एम्पायर था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था।
तो फिर लेखक भी यही बोलना चाहते हैं, बिफोर कॉमन ईरा 394 में ये जो ओलंपिक मैचेस थे वो बंद हो चुके थे। तो फिर हमें यहाँ क्या पता चलता है कि जो एंशिएंट ओलंपिक्स थे, जो पुराने टाइम के जो ओलंपिक्स थे, वो ईसा पूर्व मतलब बिफोर कॉमन ईरा 70-76 में स्टार्ट हुए थे और बिफोर कॉमन ईरा 394 में बंद हो गए। तो एक्चुअल में देखिए तो वो 70-76 से लेके 394 के बीच में थे। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये बिफोर कॉमन ईरा में काउंटिंग हम बैकवर्ड्स क्यों कर रहे हैं, पीछे की ओर क्यों कर रहे हैं, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा ये हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, मतलब क्या समझ रहे हैं। जैसे कि इसको हमने नंबर लाइन समझा, इसको 0 समझा, तो 0 के पहले क्या होता है, माइनस में होता है। तो माइनस में तो लिखा नहीं है, लेकिन माइनस जब हम कहाँ जाने की कोशिश करते हैं, 0 की ओर। तो फिर वैसे हम यहाँ समझ रहे हैं कि 70-76 में स्टार्ट हुआ और 394 में खत्म हुआ। तो एक्चुअल में देखा जाए तो बिफोर कॉमन ईरा ऐसे ही काउंट होता है, सो डेट कि हमें अच्छे से समझे कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले वो कितने साल पहले था। समझ रहे हो? अगर ये आपको अच्छे से समझ भी नहीं रहा है तो छोड़िए, देखिए फिलहाल ये लेसन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर हो इसलिए हमने यहाँ इसको अच्छे से समझने का ट्राई किया। तो देखिए फिर आगे क्या है, लेकिन हाँ पहले आगे जाने से पहले हम इसको अच्छे से समराइज कर लेते हैं। हाँ, ओलंपिक जो मैचेस थे वो हर 4 साल में होते हैं, ऐसा लेखक ने बोला। उसके बाद बोल रहे हैं कि ये जो ओलंपिक मैचेस है वो 5 दिन चलते हैं। ये जो ओलंपिक मैचेस है वो होने की पहली जो एंट्री या पहला जो नोट था, मतलब कि हाँ यहाँ हुआ है, बिफोर कॉमन ईरा 70-76 में ग्रीस देश के हिस्ट्री में पाया गया है। उस वक्त कंपटीशन में सफल होने वाले जो प्लेयर्स थे, मतलब चैंपियन होने वाले जो प्लेयर्स थे, उनका ऑलिव पेड़ की डाली की माला पहनाकर सम्मान किया जाता था। और लेखक बोल रहे हैं कि ग्रीस देश के बहुत से शहर आपसी भेदभाव भूलकर जो सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर था, मतलब जो सक्सेसफुल या सफल प्रतियोगी था, उनका वो बहुत बड़े पैमाने पे स्वागत करते थे। और ये जो मैचेस के प्लेयर्स हैं उनका नेशनल फेस्टिवल सेरेमनी के टाइम पर सम्मान किया जाता था। फिर लेखक बोल रहे हैं आगे जाकर जो ग्रीक एम्पायर था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया या नाश हो गया, और इसी के साथ बिफोर कॉमन ईरा 394 में ये जो मैचेस थे वो बंद हो गए। तो चलो फिर यही लेखक बोलना चाहते हैं। आगे देखिए लेखक ने क्या और ओलंपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। देखिए, मैत्रीचा मंत्र सांगण्या या ऑलिम्पिक सामन्यांची त्यानंतर इ.स. 1894 साली आधुनिक जगाला आठवण झाली। आधुनिक मतलब क्या, मॉडर्न। देखिए यहाँ क्या लेखक बोल रहे हैं कि दोस्ती का जो एक मंत्र है, वो जो दोस्ती का मंत्र बताते हैं ओलंपिक मैचेस, उनकी बाद में त्यानंतर कॉमन एरा 1894 साली मतलब 1894 के साल में, मतलब यहाँ कहीं, अभी कहाँ हम 21st सेंचुरी में है, तो ये 1894 की बात हो रही है, मतलब क्या 19th सेंचुरी की। तो फिर ये साल में लेखक बोल रहे हैं मॉडर्न वर्ल्ड को आठवण झाली, मतलब क्या याद आ गई, किसकी, ओलंपिक मैचेस की जो एंशिएंट ग्रीस में खेले जाते थे। क्यों याद आ गई, क्योंकि इसकी वजह से देशों की एक दूसरे से दोस्ती हो जाएगी और एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ेगा, झगड़ा नहीं होगा। तो ये जो पर्पस है ये ध्यान में रख कर फिर से मॉडर्न वर्ल्ड ने जो ओलंपिक गेम्स थे उसको स्टार्ट करने का ऐसा फैसला ले लिया। फिर देखिए क्या बोल रहे हैं, त्या वर्षी फ्रांस देशात एक ऑलिम्पिक काँग्रेस भरवण्यात आली होती। उस साल में फ्रांस का जो एक देश है, फ्रांस की जो एक कंट्री है, उसमें एक ओलंपिक कांग्रेस, कांग्रेस मतलब प्रतिनिधियों की महासभा, मतलब जनरल असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। देखिए बहुत सारे कंट्रीज ओलंपिक में पार्ट लेते हैं, तो फिर इंडिविजुअली एक कंट्री के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, जो रिप्रेजेंटेटिव ओलंपिक के कांग्रेस में आता है, मतलब मीटिंग में आता है। लेकिन इसको मीटिंग क्यों ही बोला गया, महासभा क्यों बोला है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग है, इसलिए इसको कांग्रेस ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो फिर ऐसे ये मीटिंग फ्रांस देश में भरवण्यात आली होती, मतलब क्या, बिठाई गई थी। मतलब ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग थी वो फ्रांस देश में बिठाई गई थी यही साल में 1894 में, कि सोचने के लिए कि कैसा करना है, क्या करना है, कैसे हम प्लेयर्स लोग को बुलाएंगे, कैसे वो पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसे बहुत सारे डिस्कशन वो लोग ने ये साल में किया होगा। तो फिर यही लेखक बोलना चाहते हैं। अभी देखिए, हाँ, भरवण्यात मतलब नॉर्मली क्या होता है, हिंदी में कैसा भरना, जैसे कि एक बॉक्स में अपन कुछ भर रहे हैं। देखिए मराठी का ना ये एक यूनिकनेस है, इसकी वजह से ना ये मराठी बहुत हार्ड हो जाता है। अभी इसका मीनिंग जो हिंदी में है भरना, यहाँ भी वही है, लेकिन हम यहाँ यूज कर सकते हैं कि हाँ मीटिंग भरवाई गई थी, जो हमें हिंदी में ना थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। तो फिर यही आपको समझना है मराठी के बारे में। तो फिर इसलिए हम भरवण्यात की जगह ऐसा बोल सकते हैं कि बिठाई गई थी, ये जो मीटिंग है बिठाई गई थी फ्रांस देश में। तो फिर देखिए आगे क्या, त्या काँग्रेसला अनेक राष्ट्रांचे प्रतिनिधी हजर होते। त्या काँग्रेसला मतलब उस मीटिंग में अनेक राष्ट्रांचे, बहुत से राष्ट्र के, मतलब क्या कंट्रीज के
प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया कांग्रेस मतलब एक मीटिंग ये होता है लेकिन रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग होती है। तो फिर लेखक वही बोल रहे हैं ये जो कांग्रेस में ये मीटिंग में बहुत से कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब प्रतिनिधि हाजिर थे, मतलब क्या प्रेजेंट थे, वहां मौजूद थे। तो फिर ये लेखक बोलना चाहते हैं। अभी आगे देखिए, कुबर्टीन नावाच्या फ्रेंच क्रीडा तज्ञाने या काँग्रेसमध्ये ऑलिम्पिक सामन्यांचे पुनरुज्जीवन केले। देखिए कुबर्टीन नाम का एक जो फ्रेंच क्रीडा तज्ञाने था, मतलब फ्रेंच स्पोर्ट्स एक्सपर्ट था, क्रीडा मतलब स्पोर्ट्स और तज्ञाने मतलब एक्सपर्ट। तो कुबर्टीन नाम के एक फ्रेंच जो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट थे, उन्होंने ये कांग्रेस में मतलब ये मीटिंग में ये जो ओलंपिक मैचेस थे पुनरुज्जीवन के लिए मतलब क्या, नए सिरे से बनाना या पुनर्जीवित करना, टू रिवाइव। तो फिर ये मीटिंग में ये कांग्रेस में जो ओलंपिक कांग्रेस 1894 में बिठाई गई थी, उसमें ओलंपिक मैचेस को फिर से पुनर्जीवित कर दिया। शरीर संपदा वाढवण्यासाठी, बल संवर्धन करण्यासाठी आणि प्रामुख्याने देशादेशांतील मैत्री वाढून त्यांच्यात मित्रत्वाची स्पर्धा व्हावी यासाठी प्राचीन ऑलिम्पिक सामन्यांप्रमाणेच यापुढे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा भरवाव्यात असे ठरले। देखिए शरीर संपदा मतलब क्या, शारीरिक ताकत मतलब क्या, फिजिकल स्ट्रेंथ। तो फिजिकल स्ट्रेंथ वाढवण्यासाठी मतलब क्या, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, अपनी जो ताकत है शरीर की वो बढ़ाने के लिए, और बल संवर्धन करण्यासाठी, आपको मैंने बल संवर्धन मतलब बताया था, स्ट्रेंथ एनहेंसमेंट मतलब अपनी जो ताकत है वो और बढ़ाने के लिए, सिर्फ शरीर की ही नहीं, जैसे कि यहाँ बोला फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ भी। ये जो बल संवर्धन में मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो आपको बढ़ाने के लिए, और प्रामुख्याने मतलब प्रमुख रूप से या मेनली देशांदेशांतील मैत्री वाढवून। देखिए फिजिकल स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एनहेंसमेंट तो करना ही है, लेकिन मेन जो प्रमुख रूप से जो मोटिव था ओलंपिक गेम्स का वो क्या था, देखिए अलग अलग देशों की एक दूसरे से दोस्ती बढ़ाकर त्यांच्यात मतलब उनमें मित्रत्वाची स्पर्धा मतलब क्या, फ्रेंडली कॉम्पिटिशन व्हावी मतलब होने के लिए, और इसलिए ही यासाठी जो एंशियंट ऑलिम्पिक था, प्राचीन मतलब क्या एंशियंट जो ऑलिम्पिक सामन्यांप्रमाणेच मतलब एंशियंट ऑलिम्पिक मैचेस के जैसे ही, प्रमाणेच क्या, जैसे ही मतलब वो मैचेस जो एंशियंट ऑलिम्पिक में जो होते थे वो एंशियंट ओलंपिक मैचेस के जैसे ही या पुढे मतलब इसके बाद अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रीडा स्पर्धा मतलब स्पोर्ट्स कंपटीशन, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन आगे ऐसे ही बिठाया जाएगा, ऐसा निर्णय ले लिया गया। देखिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये बड़ा सा एक वाक्य है इसलिए, लेकिन देखिए नॉर्मली क्या बोला गया है, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, वही सिर्फ बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन नहीं हो रहे। जो मेन पर्पस क्या है कि सब देशों में दोस्ती बढ़नी चाहिए और उनमें एक फ्रेंडली कंपटीशन होना चाहिए। इसलिए जो एंशियंट ओलंपिक्स था वैसा ही सेम टू सेम वही रूल रखा गया, और फिर ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मतलब इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन रखी गई। 1896 पासून ऑलिम्पिक सामने दर 4 वर्षांनी वेगवेगळ्या देशात भरवले जातात। लेखक बोल रहे हैं कि 1896 से ओलंपिक जो मैचेस है वो हर 4 साल में अलग अलग देशों में रखे जाते हैं या बिठाए जाते हैं। त्या निमित्ताने जगात सद्भावना, समता, मैत्री, विश्व बंधुत्व, शिस्त व ऐक्य या भावना वाढीस लागतात। त्या निमित्ताने मतलब इस बहाने से, ये कंपटीशन के बहाने से या ये कंपटीशन की वजह से पूरी दुनिया में सद्भावना मतलब क्या, अच्छी सोच, समता, समानता, मैत्री, दोस्ती, विश्व बंधुत्व मतलब पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में भाईचारा हो, शिस्त एक डिसिप्लिन हो, अनुशासन हो, और फिर ऐक्य मतलब क्या, एकता मतलब यूनिटी। तो ये जो भावना, ये जो इमोशंस है वाढीस लागतात मतलब क्या, बढ़ने लगते हैं। तो फिर ये लेखक बोलना चाहते हैं, अच्छे से इसको समझ लीजिए। देखिए इसको समराइज कर लेते हैं फटाफट। दोस्ती का एक मंत्र बताने वाला जो ओलंपिक मैचेस है वो कॉमन एरा 1894 में मॉडर्न वर्ल्ड को याद आ गया। वो साल में फ्रांस देश में एक ओलंपिक कांग्रेस बिठाई गई थी। वो ओलंपिक कांग्रेस में बहुत से देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे या रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे। कुबर्टीन नाम के एक फ्रेंच स्पोर्ट्स एक्सपर्ट थे जिन्होंने ये कांग्रेस में मतलब ये मीटिंग में फिर से ओलंपिक मैचेस को पुनर्जीवित कर दिया, मतलब फिर से ओलंपिक गेम स्टार्ट हो गए। फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ एनहेंसमेंट करने के लिए, और मेनली प्रमुख रूप से देशों में दोस्ती बढ़ाने के लिए और उनमें फ्रेंडली कंपटीशन होने के लिए, इसलिए एंशियंट ओलंपिक
मैचेस के जैसा ही इसके बाद इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन होगा, ऐसा एक निर्णय ले लिया। 1896 से ओलंपिक जो मैचेस है वो हर 4 साल में अलग अलग देशों में रखे जाते थे। इस वजह से या इस बहाने से पूरी दुनिया में सद्भावना, समानता, एक दूसरे के साथ दोस्ती और भाईचारा बढ़ने लगता है और इसके साथ एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन भी बढ़ने लगता है और सब देश एक हो जाते हैं। तो फिर यही सब इमोशंस है जो बढ़ने लगते हैं, ऐसा लेखक बोलना चाहते हैं। या सामने निरनिराळ्या 21 खेळांची तरतूद आहे। मतलब क्या, ये जो मैचेस है इसके अंदर विविध मतलब क्या वेरियस टाइप्स के 21 खेल की तरतूद है। मतलब क्या अरेंजमेंट है, व्यवस्था है। अभी तो बहुत खेल आ चुके हैं, लेकिन उस टाइम पर या फिर जो साल में लेखक ने ये लिखा होगा उस टाइम पर 21 खेल थे, ऐसा कुछ होगा। तो फिर लेखक क्या बोल रहे हैं, वेरियस टाइप्स के 21 खेलों की अरेंजमेंट रहती है या व्यवस्था रहती है। पुरुषांसाठी व स्त्रियांसाठी वेगवेगळे सामने होतात। जो मेल्स लोग हैं और जो फीमेल्स लोग हैं उनके अलग अलग मैचेस होते हैं। या सामन्यांच्या व्यवस्थेसाठी एक आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती नेमलेली असते। मतलब ये जो मैचेस है उसकी व्यवस्था के लिए, तरतूद मतलब ये व्यवस्था था तो ये भी वही है। तो ये ओलंपिक मैचेस के अरेंजमेंट के लिए एक इंटरनेशनल ओलंपिक समिति मतलब क्या मीटिंग या सभा, ये जो मीटिंग नेमलेली असती मतलब क्या अपॉइंटेड रहती है, नियुक्त रहती है, ऐसा बोल सकते हो। तो शॉर्ट में लेकर क्या बोलना चाहते हैं कि ये मैचेस के प्रिपरेशन के लिए एक अलग से इंटरनेशनल ओलंपिक की कमिटी नियुक्त की जाती है या स्पर्धात भाग घेणाऱ्या प्रत्येक देशाचे 1 ते 3 प्रतिनिधी या समितीत असतात। लेखक बोल रहे हैं कि ये जो कंपटीशन है उसमें भाग घेणारे मतलब पार्टिसिपेट करने वाले सभी देशों के 1 या 3 रिप्रेझेंटेटिव्ह या प्रतिनिधी मीटिंग में रहते हैं। या समितीमध्ये खेळांची व्यवस्था त्या खेळांच्या आंतरराष्ट्रीय संघाकडे असते। ये जो कमेटी बिठाई जाती है ये मीटिंग्स में खेल की व्यवस्था त्या मतलब वो खेल के जो इंटरनेशनल संघाकडे मतलब क्या टीम्स के पास वो खेल के इंटरनेशनल टीम्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। देखिए ये जो कमेटी रहती है ना उसके अंदर जो खेल की व्यवस्था रहती है ना, जैसे कि अभी 21 खेल बताए गए हैं तो 21 खेल जो इंटरनेशनल टीम जो खेल खेल रहा है उसके जो आपके ग्रुप्स है उनको ही ये खेल की व्यवस्था करनी होगी। फिर आगे लेखक बोल रहे हैं ऑलिम्पिक सामन्यांसाठी लागणारा खर्च फारच मोठा असतो। ओलंपिक मैचेस के लिए या ओलंपिक गेम्स के लिए जो खर्च मतलब क्या जो खर्चा होता है इतने बड़े लेवल पे हो रहा है तो सोचिए आप बहुत बड़ा खर्चा होगा। तो लेखक वही बोल रहे हैं लागणारा खर्च फारच मोठा असतो, बहुत ही मोटा असतो मतलब क्या बड़ा असतो, बहुत ही ज्यादा रहता है। बहुत ये जो खर्चा रहता है ओलंपिक मैचेस का बहुत ही ज्यादा रहता है। हा सर्व पैसा स्पर्धक देश उभा करतात। ये सब पैसा जो खर्चा लगता है स्पर्धक देश मतलब जो देश कंपटीशन में पार्ट ले रहा है वही ये पैसा जमा करता है या खर्च करता है, वही पूरा खर्चा उठाता है। तो फिर चलिए हम यहाँ तक समझ चुके हैं, अच्छे से फटाफट समराइज कर लेते। देखिए ये जो मैचेस है उसमें वेरियस टाइप्स की 21 खेल की अरेंजमेंट रहती है या व्यवस्था रहती है। मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री के लिए अलग अलग मैचेस होते हैं। ये मैचेस के अरेंजमेंट के लिए एक अलग से इंटरनेशनल ओलंपिक की कमेटी अपॉइंटेड रहती है। ये जो कंपटीशन है देखिए उसमें जो पार्ट ले रहा है वो सभी देशों में से 1 या 3 प्रतिनिधि ये कमेटी में आते हैं और ये कमेटी में जो खेल की व्यवस्था रहती है वो जो पर्टिकुलर खेल एक इंटरनेशनल टीम खेल रही है वही करती है। और ओलंपिक मैचेस के लगने वाला जो खर्चा है वो बहुत ही ज्यादा रहता है और ये सब पैसा प्रतियोगी देश मतलब जो पार्ट ले रहा है वो जमा करता है या अरेंज करता है। तो चलिए फिर यहाँ तक हम अच्छे से समझ चुके हैं तो फिर हम यहाँ ना वीडियो को एंड करते हैं। आगे जितना लेसन बचा हुआ है हम वो पार्ट 3 में कंटिन्यू करते हैं, अच्छे से उसको भी समझेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।